Hello students. Today we study about the species area relationships. As we already as we already studied about the pattern of distribution of biodiversity. Now we look at this point that during his pioneer and extensive exploration in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area. कि साउथ अमेरिका के जंगल में जब जर्मनी के नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अपने पायोनियर एक्सप्लोरेशन में ये पाया कि जैसे जैसे हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ते जाती हैं, लेकिन केवल कुछ लिमिट तक. एंड इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन species richness and area for a wide variety of taxa like the angiospermic plants, birds, bats, freshwater fishes turns out to be a rectangular hyperbola. कि वास्तव में जो स्पीसीज रिचनेस और एरिया का रिलेशन है वो चाहे किसी भी टैक्सा का पता करें, उसमें चाहे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, बर्ड्स हों, बैट्स हों या फ्रेश वाटर फिशेस, इनका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है ऑन ए लॉगरिथम स्केल. और अगर हम लॉगरिथम स्केल पर देखें तो ये रिलेशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आती है, अर्थात log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, where s is the species richness, a is the area, z is the slope of line or regression coefficient, and c is the y-intercept, and this is the graph of biodiversity richness in respect of area. Here we see that as the area increases, the number of species also increases.
but up to a limit extent. ये जो ग्राफ है ये एक हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है, लेकिन जब हम इसका लॉग स्केल पर वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. Ecologists have discovered that the value of z lies in range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region. अर्थात जो z की वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच रहती है, चाहे हम किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को ले लें या किसी भी रीजन को ले लें. वेदर इट इज प्लांट्स इन ब्रिटेन, चाहे हम ब्रिटेन में प्लांट्स की काउंटिंग कर लें, उनकी ऑब्जर्वेशन कर लें, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में बर्ड्स की कर लें, और मॉलस्क्स इन न्यूयॉर्क स्टेट या न्यूयॉर्क स्टेट में मॉलस्क को ले लें. द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर. और ये जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है ये लगभग सिमिलर आती है, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप among very large, like the entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper. अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट को एक एरिया मानकर उसके ऑब्जर्वेशन करें तो ये जो जेड लाइन है ये ज़्यादा स्टीपर आती है. द जेड वैल्यूज इन रेंज ऑफ 0.6 to 1.2. तो इसमें जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 आती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूजिवरस, जो फ्रूट खाने वाले बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. कि जितने भी फ्रूजिवोरस बर्ड्स और मैमल्स हैं इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो उनका जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है वो उसकी वैल्यू 1.15 आती है. What do steeper slopes mean in this context? इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में स्टीपर स्लोप का क्या मीनिंग है? अर्थात जितना ग्राफ स्टीपर होगा, जितनी जेड लाइन का स्लोप स्टीपर होगा, उस एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज भी उतनी ही अधिक मिलेगी. The importance of species
the importance of species diversity to the ecosystem. Does the number of species in the community really matter to the functioning of the ecosystem? क्या किसी कम्युनिटी में स्पीसीज की संख्या किसी इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है? एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच ecologists have not been able to give a definitive answer. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इकोलॉजिस्ट भी सही आंसर देने में समर्थ नहीं है. For many decades, ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. और कई दशकों तक इकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जो कम्युनिटीज ज़्यादा स्पीसीज लिए हुए हैं वो उन कम्युनिटीज से जिनमें कम स्पीसीज है उनकी अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होती है. What exactly is stability for a biological community? किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? A stable community should not show too much variation in the productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances, naturally or man-made. एक स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी मानी जाती है जिसमें एनुअल या जो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना शो करे. इट मस्ट बी आइदर वो स्टेबल कम्युनिटी चाहे नेचुरल डिस्टरबेंस हो या मैन मेड डिस्टरबेंस हो उनके प्रति रेसिस्टेंट होती हैं, उसके प्रति उनमें एक प्रतिरोधक क्षमता है. एंड इट मस्ट आल्सो बी रेसिस्टेंट टू द इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज. और जो एलियन स्पीसीज वहाँ हमला करते हैं, इन्वेजन्स हैं, उनके प्रति भी ये रेसिस्टेंट होती है. अर्थात स्टेबिलिटी कम्युनिटी में उसकी जो दर प्रति जो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी की रेट है उसमें कोई खास वेरिएशन नहीं आती. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community. हालांकि ये हम नहीं जानते कि ये एट्रीब्यूट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी कि किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज रिचनेस का क्या संबंध है ये हम नहीं जानते.
लेकिन डेविड टिलमैन long-term ecosystem experiment using outdoor plots provide some tentative answer. डेविड टिलमैन ने अपने लेबोरेटरी से बाहर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आउटडोर प्लॉट्स में किए और उससे कुछ इसका टेंटेटिव आंसर मिल पाया कि टिलमैन फाउंड that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. टिलमैन ने अपने आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जिस प्लॉट में ज़्यादा स्पीसीज है उसके टोटल बायोमास प्रोडक्टिविटी में बहुत कम वेरिएशन आती है ईयर टू ईयर. He also showed that in this experiment, increased diversity contributed to higher productivity. और अपने एक्सपेरिमेंट में उसने ये भी दिखाया कि अगर हम डाइवर्सिटी बढ़ा देते हैं तो उस प्लॉट में उस एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem. हालांकि ये हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि स्पीसीज रिचनेस किसी भी इकोसिस्टम के वेलबींग के लिए कैसे कार्य करती है, क्या उसका योगदान होता है. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होगी ये न केवल इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है कि नॉट एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्पेरेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, बल्कि मनुष्य की जो जाति इस प्लेनेट पर सरवाइव कर रही है उसके लिए भी रिच बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है. At a time when we are losing species at an alarming pace, और इस समय जब हम एक बायोडाइवर्सिटी को अलार्मिंग पेस पर विलुप्त होता हुआ देख रहे हैं, वन माइट आस्क, तो हमसे कोई भी ये पूछ सकता है, डज इट रियली मैटर टू अस इफ ए फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कि क्या अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा. Would Western Ghats ecosystem be less functional
if one of its tree frog is lost forever. अगर वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम से एक ट्री फ्रॉग की स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए तो क्या ये इकोसिस्टम लेस फंक्शनल हो जाएगा? हाउ इज our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of plants? अगर हमारे पास 20,000 चींटियों की स्पीसीज की जगह इस पृथ्वी पर केवल 15,000 स्पीसीज हों तो किस प्रकार से ये यहाँ हमारे लाइफ को अफेक्ट करेगी? इसका कोई डायरेक्ट तो कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक हाइपोथेसिस के आधार पर हम इसे समझा सकते हैं कि देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चंस, बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी. द रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. स्टैनफोर्ड इकोलॉजी जो पॉल हर्लिक है उसकी एक रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस के अनुसार हम इसे समझा सकते हैं. इन एन एयरप्लेन, मान लो कोई एक एयरप्लेन है, all parts are joined together by using thousands of rivets, जो हजारों रिवेट से मिलकर बना हुआ है. यहाँ रिवेट्स एक तरह से स्पीसीज हैं और एयरप्लेन इकोसिस्टम है. अर्थात कोई भी इकोसिस्टम वो हजारों स्पीसीज से मिलकर बना हुआ. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safely, proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. अगर प्लेन करने वाले पैसेंजर एक एक रिवेट चुराकर अपने घर ले जाएं तो शुरू में प्लेन पर, जहाज पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग डेंजरसली वीक हो जाती हैं और वो काम करना बंद कर देगा. अर्थात अगर किसी इकोसिस्टम की हम एक एक स्पीसीज को ख़त्म करने लगें तो शुरू में तो इकोसिस्टम पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़्यादा स्पीसीज विलुप्त होंगी तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फर्दरमोर, which rivet is removed may also be critical, और कौन सा रिवेट रिमूव किया गया है ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल है कि लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, यानी कि की स्पीसीज दैट डेराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस, इज ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी देन loss of
few rivets on the seats or windows inside the plane, कि अगर प्लेन के जो विंग्स के रिवेट्स हैं उनका लॉस हो जाए तो प्लेन ज़्यादा अफेक्टेड होगा कंपैरेटिवली अगर सीट्स और विंडो के जो रिवेट्स हैं वो उतार लिया जाए। अगर सीट और विंडो के रिवेट्स चोरी हो जाते हैं उनकी अपेक्षा जो विंग्स के रिवेट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, अर्थात जो इकोसिस्टम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं अगर वो स्पीसीज विलुप्त होती हैं तो वो उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को जल्दी ज़्यादा अफेक्ट करती है। थैंक यू।